सो द क्लास आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वन टॉपिक। जो लास्ट हमारा कंप्लीट हुआ था वो हुआ था बेटा वाइट फॉस्फोरस कंप्लीट हुआ था। आज जो कर रहे हैं हम अबाउट रेड फॉस्फोरस कर रहे हैं। रेड फॉस्फोरस बेटा रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं तो रेड फॉस्फोरस कंपैरेटिवली इट इज मोर स्टेबल देन वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस के मुकाबले में थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न आप लोगों से याद होगा, आप लोगों से डिबेट डिस्कस भी किया था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अगर आपने वाइट फॉस्फोरस लिया था तो वाइट फॉस्फोरस तो आपका क्या था, आपका जस्ट वो एक दूसरे से अटैच हो रहे थे एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, याद होगा। तो ये अटैचमेंट है। अगर ये अटैचमेंट यहाँ पे हो जाती तो ये वाइट फॉस्फोरस था। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से ही आपस में अटैच करते चलते, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, स्ट्रेटन कर दिया और उसके बाद में इनको आपस में हम अटैच करते हुए चल रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है ये आपका बन जाता है बेटा आपका वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस का। रेड फॉस्फोरस आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो मैच बॉक्सेस होती है आपकी, तो मैच बॉक्सेस के ऊपर जो लगा हुआ होता है वो सारा का सारा जो होता है वो रेड फॉस्फोरस ही होता है। मैच स्टिक वगैरह बनाने में यूज़ हो रहा है आप लोगों का, तो वहाँ पे यूज़ होता है इसका। हम कह सकते हैं कि रेड फॉस्फोरस जो होता है उसका आयरन ग्रे लक्ष्चर होता है, हैव आयरन ग्रे लक्ष्चर। ठीक है, ये वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए कि इट हैव आयरन ग्रे लक्ष्चर। डन। और इसको मैंने बताया था कि यू कैन प्रिपेयर इट बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस। जो आपका वाइट फॉस्फोरस होता है उसको आपको हीट करना है एट 573 केल्विन इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर जब आप इसको ट्रीट करवाओगे तो उस केस में वो क्या बना लेगा बेटा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द रेड फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस विल बी कन्वर्टेड इनटू द रेड फॉस्फोरस। क्लियर? तो इस तरह से आपकी रिएक्शन रहेगी। अंजलि आपका माइक ऑन है बेटा। अंजलि प्लीज क्लोज योर माइक। ओके, तो थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर द रेड फॉस्फोरस। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से है। अगर हम बात करते हैं इसकी रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज की, तो इट इज ऑल्सो द ऑर्डरलेस नॉन पॉइजनस solid, but it is and also insoluble in water। लेकिन इसके अंदर एक और खास बात होती है दैट इट इज insoluble in water as well as insoluble in non-polar solvent like CS2। तो ये ना तो CS2 में कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है, ना ही आपका वाटर में सोल्यूबल है, दोनों में ही सोल्यूबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी रिएक्शन थी। इट इज जैसा कि मैंने बताया ना, इट इज मोर स्टेबल मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज लेस रिएक्टिव होता है देन वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस तो ज़्यादा रिएक्टिव होने के पीछे उसका कारण था कि वाइट फॉस्फोरस जो होता है उसका एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से। तो ये जो होता है आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में एक दूसरे के साथ में टेट्राहेड्रली लिंक हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल था वो दूसरे से पॉलीमेरिक फॉर्म में अटैच हो रहा है, और सभी के सभी अगर आप नोटिस कर रहे हो तो टेट्राहेड्रली लिंक हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो ये आपका कंपाउंड है अबाउट द रेड फॉस्फोरस। डन। नाउ कमिंग टू द ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस की बात करते हैं, नोट कर लीजिए, हेडिंग इज ब्लैक फॉस्फोरस। एंड ब्लैक फॉस्फोरस की बात करते हैं बेटा, तो इट इज फाउंड इन द टू फॉर्म। अल्फा फॉर्म में मिलता है एक तो आपका, और दूसरा आपको मिलता है बीटा फॉर्म में। फाउंड इन द टू फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड द बीटा फॉर्म, इनके अंदर मिलता है आप लोगों को। यहाँ पे अगर हम ब्लैक फॉस्फोरस की बात करते हैं तो ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है बेटा, इसके अंदर मेटेलिक क्लस्टर होती है। इट हैव मेटेलिक क्लस्टर
मेटेलिक क्लस्टर, ये भी केमिकली इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट, moderate conductor of heat and electricity, moderate conductor of heat and electricity, and on heating at 823 Kelvin, जब आप इसको 823 केल्विन पे हीट करते हो तो इट कन्वर्टेड इनटू रेड फॉस्फोरस। और अगर मैं आपको कहूँगा कि आप इसको क्या करोगे, कि मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि वाइट को हीट करते हो तो रेड बनता है, रेड को हीट करते हो तो ब्लैक बनता है फॉस्फोरस, और ब्लैक को जब आप दोबारा से वेपर फेज तक हीट कर देते हो कि वेपर में कन्वर्ट कर दिया आपने और फिर उसको टेम्परेचर वो दे दिया, कूल डाउन कर दिया, तो उस केस में वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वाइट फॉस्फोरस। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन बेटा यहाँ पे अकर होती है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो मैंने बताया अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, बाकी आप लोगों को बता देता हूँ इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेड फॉस्फोरस की भी, ब्लैक फॉस्फोरस की भी, तो इसका मेन हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है बेटा। ठीक है, तो हेक्सागोनल के अंदर इसके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर फिर से बनते हैं, तो उसके हिसाब से ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म में पाए जाते हैं। और अगर हमें प्रिपेयर करना है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर, तो रेड फॉस्फोरस को जस्ट हमें क्या करना है, एट 803 केल्विन पे जब आप इसको हीट करोगे इन अ सील्ड ट्यूब, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सील्ड ट्यूब जब आप इसको हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर। डन। तो बेटा आपका ये रहेगा अबाउट द ब्लैक फॉस्फोरस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फॉस्फीन। फॉस्फीन अगेन मैं कहूँगा कि हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, हट चुका है पूरी तरह से, तो मैं फॉस्फीन के बारे में थोड़ा सा कम ही डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, बाकी अगर आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत ऊपर से ही वैसे आइडिया बता देता हूँ कि फॉस्फीन जो होता है बेटा आपका, मैं कहूँगा PH3 होता है। जिस तरह अमोनिया की प्रॉपर्टीज होती है ना, सेम लाइक फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज होती है। स्ट्रक्चर होता है PHH और H इस तरह से अटैच हो गया और एक लोन पेयर प्रेजेंट है इसके ऊपर। तो इसके अंदर जो होता है स्ट्रक्चर का नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इसकी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ये जो होता है वैसे पॉइजनस होता है बेटा, पॉइजनस होता है। ठीक है, बाकी आपकी बहुत सारी रिएक्शन में यूज होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जैसे कि आपको पता है इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर शेयर करवाएगा किसी को, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। हम इसके एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में हम अगर डिस्कस करना चाहे बेसिक नेचर के बारे में, तो यही रीजन दोगे वाई इट इज बेसिक, बिकॉज इट कैन शेयर इट्स लोन पेयर इजीली। तो वो चीज़ होती है। और इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं अगर, तो इसकी प्रिपरेशन तो आपके बहुत सारी रिएक्शन है जिनके थ्रू आप बना सकते हो, लाइक कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए आप। तो कैल्शियम फॉस्फाइड को जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे या फिर उसको रिएक्ट करवाओगे एसिड से, तो दोनों ही रिएक्शंस के अंदर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द फॉस्फीन विल बी फॉर्म्ड। इस केस में क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम क्लोराइड एंड द PH3 विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन ही हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको मैंने एक रिएक्शन बताई थी P4 के रिगार्डिंग ही, व्हेन फॉस्फोरस, आपने व्हाइट फॉस्फोरस में रिएक्शन लिखी थी कि व्हेन फॉस्फोरस इज ट्रीटेड विद एल्कली, ठीक है, तो एल्कली से रिएक्ट करवाने पे भी याद हो तो आपका क्या बन रहा था, PH3 फॉस्फीन एंड द सोडियम हाइपोफॉस्फाइड की फॉर्मेशन हुई थी, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और याद करो ये टॉपिक आने के बाद में मैंने आपको कहा था कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है, साथ में कि आपको बैलेंसिंग द इक्वेशन को एक बार दोबारा से समझना है कि हाउ द बैलेंसिंग द इक्वेशन विल बी अकर।
सो आई होप सो कि आप लोगों ने आज बैलेंसिंग द इक्वेशन भी पढ़ के आए होगे। अगर नहीं पढ़ के आए हो तो एक बार मैं आपसे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि बेटा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन की रिएक्शन को अगर आप बैलेंसिंग करोगे तो कैसे करोगे। चलिए मैं एक बार वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ और एक बार आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोगों में से किसी ने बैलेंसिंग सीखी है तो किस तरह से सीखी हुई है, इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे। ठीक है, मैं वो वीडियो पॉज नया कुछ बता दूँ तो हम बैलेंसिंग द इक्वेशन कर रहे हैं। इक्वेशन हमने सीखी है P4 प्लस NaOH प्लस H2O। मैं एक बात बोलता हूँ, वैसे देखो आप लोगों के पास +1 की बुक में अगर आप लोगों ने कल पढ़ा होगा तो दो मेथड दे रखे हैं। एक तो दे रखी है आयन एक्सचेंज बैलेंसिंग मेथड और एक दे रखा है हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। मैं कहता हूँ दोनों रिएक्शन दोनों मेथड सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने आज तक उनमें फ़र्क नहीं माना, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, एक में तो लिखना ज़्यादा पड़ता है, एक में लिखना कम पड़ता है, ये फ़र्क है। अगर हम बात करते हैं P4 से PH3 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है 0 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर पे, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। आपको पता है P4 है तो 4 फॉस्फोरस तो 4 के 4 बनाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। एक फॉस्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, 4 फॉस्फोरस ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 12 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जब सेम एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखिए, आप बैलेंसिंग सीख रहे हो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जो एलिमेंट जिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुए हैं, सेम एलिमेंट है, तो उसको अलग से एक बार और लिख दो और हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला जो फॉस्फोरस है, यहाँ वाला फॉस्फोरस है, इस पे तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और इस वाले पे रिडक्शन हुआ है। एक पे ऑक्सीडेशन मान लिया, एक पे रिडक्शन मान लिया, तो उसके बेसिस पे मैं देखूंगा कि ये 0 से जा रहा है बेटा आपका +1 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। तो 4 फॉस्फोरस इसके पास भी है, तो 4 है तो ये भी 4 तो बनेगी ही बनेगी, मैं ये मान लेता हूँ। तो एक फॉस्फोरस एक इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर रहा है तो 4 फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। मीन्स यहाँ तो 12 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करूँगा, इसको रेडॉक्स बैलेंसिंग करते हैं सबसे पहले। तो रेडॉक्स बैलेंसिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने डोनेट हुए उतने ही गेन हुए, तो ये इक्वल हो जाएगी आपके। सो इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे NaH2PO2 कितने हो जाएंगे बेटा, 12 NaH2PO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। आपको बैलेंसिंग सिखाई गई थी तो उसमें सिखाया गया था सबसे पहले तो आपको रेडॉक्स को बैलेंस करना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको हमेशा बैलेंसिंग करनी होती है चार्ज की। आपको पता है फॉस्फोरस के ऊपर 0 चार्ज है, 0 चार्ज है, NaOH पे कोई चार्ज नहीं है, H2O पे कोई चार्ज नहीं है। मतलब क्यों, मैंने कोई आयन तो लिया ही नहीं है, मॉलिक्यूल ली है। तो जब सब पे चार्ज 0 0 है, रिएक्टेंट पे चार्ज 0, प्रोडक्ट पे चार्ज 0, तो बाद में हम अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। अदर एलिमेंट्स के तौर पे कौन है, यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये 3 एलिमेंट और है ना आपके पास यहाँ पे अदर के तौर पे। तो अब इनको बैलेंसिंग करेंगे और ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ एक बार बैलेंसिंग में आ चुकी ना, ये देख रहे हो ये चीज़ तो आप बैलेंसिंग कर चुके हो, तो इनको तो आप दोबारा से टच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इनको दोबारा टच कर दिया तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, आपके अदर एलिमेंट जो फॉस्फोरस था वो भी कभी वहाँ पे भी शिफ्टिंग आ जाएगी। तो शिफ्टिंग ना आए तो आप देखोगे कि यहाँ पे हेट्रो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं, तो यहाँ पे कितने सोडियम दिख रहे हैं, 12, इस तरफ कितने सोडियम थे, 1, तो क्या करूँगा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 Na हो गए, यहाँ पे हो गए। अब इस तरफ रिएक्टेंट की साइड में देख रहे हो ऑक्सीजन कितने हैं, 12, ये वाले ऑक्सीजन अभी नहीं पता, जबकि रिएक्ट प्रोडक्ट की साइड में कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 12 2 24, तो बेटा 12 2 24, इधर तो है 24 ऑक्सीजन, इधर है अभी 12 ऑक्सीजन, क्योंकि इसको तो बैलेंसिंग मिलेगी। अगर मैंने मान लीजिए इसको अगर चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले कंपाउंड को कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो इसको चेंज करूंगा तो उस केस में तो सोडियम फिर अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो इसको तो टच नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ 24 12 तो ये आ गए, तो 12 ऑक्सीजन की कमी रह रही है अब, तो 12 ऑक्सीजन की कमी कौन पूरी करेगा, ये 12H2O। तो 12H2O आपने लिया तो 12H2O बैलेंस हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगर हमने सब कुछ बैलेंस कर रखा होगा तो रिमेनिंग एलिमेंट में बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन आप नोटिस कर रहे हो रिएक्टेंट की साइड में कितने हैं, 12 एंड 24 36, इस तरफ कितने हैं, 4 3 12,
एंड द 12 टू द 24 मीन्स 36, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इक्वल हो गए। तो नेट अमाउंट में रिएक्शन को कैसे लिख लोगे आप लिखोगे 4P4, क्यों ऊपर देख रहे हो 3 तो P4 एक है, एक अलग है, तो 4P4 plus 12 NaOH is treating with the 12 molecules of H2O to form 4PH3, 4 times of PH3 प्लस में 12 टाइम्स ऑफ NaH2PO2, ये फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको दोबारा से आपको दिख रहे हैं सभी के सभी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको क्या लिख दोगे P4 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ NaOH प्लस में 3 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ट्रीटिंग विद ईच अदर टू फॉर्म PH3 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaH2PO2। तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे अकर होती है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं आप लोग। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ। एक और रिएक्शन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोगों ने लिखा बेटा जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद द HNO3 then it gives you ZnNO3 twice plus N2O प्लस H2O। एक रिएक्शन ऐसे लिखी थी, याद है डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाई थी। तो अगर आपको इनको बैलेंस करना है तो हाउ कैन यू बैलेंस दिस रिएक्शन, बता सकते हो कैसे करोगे रिएक्शन को बैलेंस? महिमा आप बताइए। महिमा नहीं, शीतल नहीं पता सर। बता, शीतल आप बताइए बैलेंसिंग कैसे करोगे? नहीं पता? एक काम करो ना, आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर ट्राई करो, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। हाँ भाई आप बताइए, दीपांशु। दीपांशु सर बताएगी कुछ? नहीं पता सर। ये बात बोल के पीछा नहीं छुड़ा सकते आप लोग अपना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आंसर देना चाहिए। वैसे गलत बात है, आप लोग ट्राई भी नहीं कर रहे। आप लोगों को ऑक्सीडेशन करना है, आपको दिख रहा है Zn कितने पे दिख रहा है, 0 से +2 पे गया, तो 0 से +2 पे गया तो आपके पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे HNO3 +5 से +1 पे जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 तो इधर +2 2 नाइट्रोजन पे, तो एक पे कितना होगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो इस तरीके से आपकी ऑक्सीडेशन नंबर अवेलेबल है। जस्ट वेट फॉर मिनट, 1 मिनट अब वेट करेंगे, 1 सेकेंड। प्लीज रिप्लाई। यस सर। सो मैं इसकी बैलेंसिंग बता रहा था, तो मैं बता रहा था बेटा आपको Zn 0 से +2 पे आ रहा है, और यहाँ पे HNO3 में क्या हो रहा है, +5 से, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, +1 में। तो +5 से +1 में तो आप नोटिस कर रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन N2 में 2 नाइट्रोजन तो आपको लेने ही पड़ेंगे, 2 नाइट्रोजन तो हर हाल में चाहिए प्रोडक्ट में N2O के नाम के। तो एक नाइट्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, गेन किए हैं, तो दो नाइट्रोजन ने कितने किए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब इस तरह की रिएक्शन में आप लोग को दो चीज नोटिस होती है कि नाइट्रोजन ऐसा भी है जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन गेन होकर रिडक्शन हुआ है, कुछ नाइट्रोजन ऐसा भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो ZnNO3 ट्वाइस के अंदर, कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ है, +5 का +5 है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बैलेंसिंग करने के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाता हूँ, और वही चीज जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस की थी, कि इसको 2 पार्ट में लिख लो। जैसे सेम एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ था तो आपने उसको 2 पार्ट में लिखा था, तो यहाँ पे HNO3 पे भी अगर ऑक्सीड आपको देख रहे हो, एक पे तो रिडक्शन हुआ है, कुछ पार्ट पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप एक और बार लिख लो HNO3। आप ये कह दो कि ये वो HNO3 है जिसपे ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग जस्ट आयन की फॉर्म में +5 वाला +5 में है, मतलब ये वाला नाइट्रोजन, ये वाले नाइट्रोजन सेम है, ये वाले दोनों सेम रहेंगे। तो उस केस में हमने अब रूल लगाया क्या, कि Zn पे तो हमारा क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। HNO3 पे हमारे पास क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, तो हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए हैं, यहाँ सॉरी डोनेट हुए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। बैलेंसिंग करनी आपने सीखी है,
सबसे पहले क्या करते हो, रेडॉक्स बैलेंसिंग, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 आ गया, इधर 4 आ गया, हो गया। नाइट्रोजन हमारे देख रहे थे कि यहाँ पे 2 थे, ये 2 है ही, हमने ये पहले से बैलेंस कर रखा था, मतलब हमारा रेडॉक्स यहाँ पे बैलेंस हो गया। आफ्टर द रेडॉक्स बैलेंस हमें रूल लगाना है, और रूल ये कहता है कि अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। अदर एलिमेंट्स कौन है, अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट में बैलेंसिंग में लेते हो, सबसे पहले किसको करते हो, नाइट्रोजन को बैलेंसिंग में। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो बेटा, प्रोडक्ट की साइड में इस नाइट्रोजन को मत गिनो और इस नाइट्रोजन को मत गिनो, क्यों, क्योंकि ये तो रेडॉक्स में पहले ही बैलेंस हो चुके हैं। आपको बैलेंसिंग किस नाइट्रोजन को करना है, आपको करना है HNO3 वाले इस वाले को, और एक यहाँ पे ZnNO3 वाले नाइट्रोजन को, ZnNO3 ट्वाइस को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने नाइट्रोजन अवेलेबल है ZnNO3 ट्वाइस में, ये देख रहे हो 2 है, और बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब 8 नाइट्रोजन इसके पास अवेलेबल है। तो इधर 8 नाइट्रोजन है, तो 8 नाइट्रोजन है, तो मैं कहूँगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे तो 1 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 से मल्टीप्लाई करते ही मैं कहूँगा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बच गया क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गिनो कितने हैं इस तरफ, 2 और 8, 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 ही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5। अब हमने रिएक्शन को अगर बैलेंस किया होगा, हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अगर रिएक्शन बैलेंस होगी तो ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया होगा। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो कितने हो गए, हमारी रिएक्शन बन गई अब 4Zn प्लस में 2HNO3 प्लस 8HNO3, 10HNO3 is present and they are giving you 4 times of ZnNO3 twice plus N2O प्लस 5 टाइम्स ऑफ H2O। ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे बेटा कर हो रही है। नाउ ऑक्सीजन बैलेंस है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 10 3 30, और यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6 और 6 4 24, 24 प्लस 1 25, 25 एंड 5 30। तो यहाँ पे बैलेंस है और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इक्वेशन बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब आप लोगों को मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ बैलेंस करने के लिए, अगली बैलेंसिंग आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। इक्वेशन है आपके पास, चलो आप में से ही कोई बता दो कि एक इक्वेशन दे रहा हूँ मैं, आप में से बता रहे बैलेंसिंग करने के लिए, नाम आ गया बिनेश। बिनेश, Cu प्लस में HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, बिनेश, बेटा रिप्लाई कर। सर हाँ, Cu प्लस में HNO3 से रिएक्शन से क्या बनता है, डाइल्यूट HNO3 से, CuNO3 whole twice हाँ आगे NO और H2O। NO एंड H2, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। अब इस रिएक्शन को आप लोग सभी के सभी बैलेंस करेंगे और मुझे अभी ये भी रिप्लाई करेंगे, देखते कौन पहले कर रहा है, ठीक है, जल्दी करिए। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। गिव्स यहाँ पे आया 3Cu प्लस में 8HNO3 गिव्स यू 3 टाइम्स ऑफ CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO 2NO प्लस 4H2। तो मेथड कौन सा लगाया था, जो अभी सिखाया था ये वाला या कोई और, ये तो यही लगाया ना, तो ये वाला ही मेथड बेटा यूजफुल रहेगा। मैंने तो आज तक बता रहा हूँ ना, कभी भी आपको हमेशा दोनों मेथड बच्चों को बता देता हूँ। हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड थोड़ा कम मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है। अगर आप इस मेथड को अप्लाई करोगे तो आपको कभी भी लिखना भी कम पड़ेगा और बिल्कुल आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम यू विल नॉट फील कि एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बार ये एग्जाम्पल एक बार सबको समझा देता हूँ एक बार। बिल्कुल Cu प्लस में HNO3 आपने नोटिस किया, CuNO3 ट्वाइस प्लस में NO प्लस H2O आपको बेटा मैंने दिया था, और इस रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे Cu 0 से कितने पे गया है, +2 पे गया है। तो 0 से +2 मीन्स
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए और n जो है बेटा +5 से कुछ हिस्सा तो इसका +5 का +5 है, कुछ +2 पे गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। मैंने जैसे कि बताया ये वाला एक बार HNO3 अलग से, ये वो HNO3 है जो कि रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये वाले नाइट्रोजन तो रेडॉक्स में जा रहे हैं, +5 से +3, +2 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने, गेन किया। रेडॉक्स बैलेंसिंग के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो इधर तो आ गया 3, तो ये 3 आ गया, इसके आगे 2 लगाया था बेटा आपने, तो इधर 2 आ गया। तो बैलेंसिंग होगी रेडॉक्स की। बच गया क्या, हेटेरो एलिमेंट बैलेंसिंग। कितने हैं, 2 नाइट्रोजन और 2 3 6 नाइट्रोजन है। तो इधर ये 6 HNO3 ले लोगे तो हमारे हेटेरो एलिमेंट भी बैलेंस हो गए। बच गए क्या, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 + 2 8 हाइड्रोजन है। इधर कितने थे, 2 थे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया आपका ये बैलेंस। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा अगर हमने स्टेप फॉलो किए। तो ये इक्वेशन जो ऊपर लिखी है, एक तो 3 तो Cu है, 3 Cu प्लस में 8 HNO3, ये कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म 3 molecules of CuNO3 twice plus 2 molecules of NO and the 4 molecules of H2O has been formed here। तो बेटा इस तरह से आपकी रिएक्शन यहाँ पे अकर हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि ये इक्वेशन किस तरह से बैलेंसिंग करनी है और आपको यही रूल्स को फॉलो करते हुए इक्वेशंस को बैलेंस करना है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा कौन सा, फॉस्फीन ही चल रहा था। तो मैं फॉस्फीन की ही रिएक्शन 2-4 और बता देता हूँ आपको कि फॉस्फीन जो होता है बेटा, उसको कभी भी स्टोर करना है हमें। तो उसको स्टोर भी कैसे करते हैं, बाय ट्रीटिंग इट विद द एसिड। HI के साथ में उसको कंबाइन कराते हैं, तो HI के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है बेटा, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाता है, और फॉस्फोनियम आयोडाइड की फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड की फॉर्म में स्टोर करने के बाद में हमें जब कभी भी अगर फॉस्फीन दोबारा से चाहिए तो उसको जस्ट हम क्या करेंगे, दोबारा से रिएक्ट करवा देंगे KOH से। तो जैसे ही KOH से रिएक्ट करवाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, इट विल रिलीजेज यू द फॉस्फीन प्लस वाटर प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो ये रिएक्शन आपकी अकर हो जाती है और हम उसको अलग कर लेते हैं। ये आपकी कैसी गैस होती है, इट इज़ अ कलरलेस गैस, इट इज़ अ कलरलेस गैस हैविंग रोटन एग स्मेल, हैविंग रोटन एग स्मेल। तो ये आपकी रिएक्शन आपकी यहाँ पे अकर होती है। डन। PH3 जो होता है बेटा, ये रिएक्ट कर लेता है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कई जगह पे रिएक्शन करता है एक्स कि ये जो होता है मैं कहूँगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑन ऑक्सीडाइजिंग इट गेट एक्सप्लोर्ड। तो इसलिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम बोलते हैं कि कम स्टेबल है, बट इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये कंपैरेटिवली स्लाइटली है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। अगर आप लोगों को पता है तो NH3 तो हो जाता है बेटा हाईली सोल्यूबल था, ये तो क्या था, हाईली सोल्यूबल। लेकिन PH3 का साइज बड़ा होता है तो उसके अंदर पोलैरिटी भी कम होती है, तो इसलिए कंपैरेटिवली कम सोल्यूबल होता है देन द NH3। और अगर आप इसकी रिएक्शंस की बात करते हो तो इट रिएक्ट्स विद द, लिख लेना बेटा, इट रिएक्ट्स विद द कॉपर एंड द मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड द मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। आगे ऐसे रिएक्शन है CuSO4 प्लस PH3 टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स। तो उस केस में क्या बनाता है, ये दोबारा से बना देता है Cu3P2 प्लस H2SO4। एंड इफ यू आर ट्रीटिंग इट विद द HgCl2, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस फॉस्फीन reacts with each other to form mercuric phosphide plus HCl will be formed। तो such kind of reaction will be occur here, और उसके बेसिस पे आप बताते हो कि क्या आपकी रिएक्शन हो रही है। डन। तो यहाँ पे बेटा आपका फॉस्फीन जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, इन व्हाट वे कैन इट प्रूव दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। किस तरह से बता सकते हो कि PH3 बेसिक नेचर का होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, आपको भी अभी एक ऊपर मैंने रिएक्शन लिख के दिखाई थी ये वाली, तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये वाली इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। कोई बेस होगा वही तो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में ताकि वो सॉल्ट बनाए। तो इट इज शोइंग कि ये क्या है, आपका बेसिक नेचर का आपका होता है। एक क्वेश्चन बोल रखा है द बॉन्ड एंगल, याद करो मैंने एक बार क्लास में पूछा था आपसे, द बॉन्ड एंगल
इन द PH4 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल जो होता है इज हायर, द बॉन्ड एंगल ऑफ द PH4 पॉजिटिव इज हायर देन इन PH3। PH4 पॉजिटिव में बॉन्ड एंगल क्या होता है, हायर होता है PH3 के मुकाबले। तो इसका आंसर कौन देगा, जल्दी बताइए, वाई? बेटा जल्दी बताइए। बिकॉज PH3 में लोन पेयर रिपल्शन होता है, लेकिन उसके अंदर PH4 पॉजिटिव में लोन पेयर रिपल्शन नहीं होता। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे हैं PH4 पॉजिटिव की, तो PH4 पॉजिटिव में बेटा आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। क्यों, इसमें कोई भी रिपल्शन नहीं हो रहा, ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो रेगुलर ज्योमेट्री जनरेट होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं PH3 की, तो PH3 के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये लोन पेयर जो रिपल्शन होता है, आपको पता है, एक तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, एक सारे के सारे बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एंगल जो होता है ये छोटा हो जाता है, अबाउट 97 डिग्री के आसपास का होता है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था इन द टर्म ऑफ अमोनियम एंड द अमोनिया, याद होगा आपको, तो वहां पे वो रिएक्शन आपकी अकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन द व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। व्हाइट फास्फोरस को अगर हीट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से तो क्या बनेगा। तो अभी आपने रिएक्शन लिखी थी कि बैलेंसिंग भी सीखी थी हमने, उसके अंदर बनेगा आपका क्या, ये फॉस्फीन प्लस में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, तो वो प्रोडक्शन आपकी हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा फॉस्फोरस हैलाइड, हेडिंग डालेंगे फॉस्फोरस हैलाइड। और अगर हम बात करते हैं बेटा फॉस्फोरस के हैलाइड की, तो फॉस्फोरस फॉर्म टू काइंड ऑफ हैलाइड्स, फॉस्फोरस फॉर्म टू काइंड्स ऑफ हैलाइड। मैं कहूँगा ये PX3 एंड PX5 टाइप हैलाइड। मेन कंपाउंड की बात करते हैं तो PX3 के अंदर बेटा मैंने PCl3 लिख रहा था, क्योंकि हमें PCl3 के बारे में ही पढ़ना था एक्चुअली, इसलिए PCl3 लिख रहे थे। ये PCl3 भी बनाता है, ये PF3 भी बनाता है, ये PBr3 भी बनाता है, ठीक है, और ये PI3 भी बनाता है। लेकिन अगर पेंटाहेलाइड्स की बात करता हूँ, तो पेंटाहेलाइड्स के अंदर बेटा यहाँ पे ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस पेंटाफॉस्फाइड्स बना सकता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड्स बना सकता है, या फिर फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड्स ही बना सकता है, इसके अलावा और कोई कंपाउंड नहीं बना सकता। तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे अकर होती है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, हेडिंग है कि हम मेन तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, एक तो PCl3 के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना है PCl5 के बारे में। बाकी तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम सी होगी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आप PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, हेडिंग डालेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 होता है बेटा, स्ट्रक्चर इसका होता है वही जो PH3 का होता है वैसा ही, PCl3 लाइक दिस, और एक लोन पेयर जो होता है प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, मींस स्ट्रक्चर का नाम हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर इसकी हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो बेटा इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है यहाँ पे। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो PCl3, ठीक है, इसके अंदर क्लोरीन पे होता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, 3 क्लोरीन है तो -3, तो फॉस्फोरस पे होता है +3 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि फॉस्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन के बारे में लिख सकते हो आप लोग, दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस। आप जस्ट क्लोरीन गैस की प्रेजेंस होगी इसको, और क्लोरीन दोगे तो उस केस में क्या बनाएगा, ये PCl3 बनाएगा। बैलेंसिंग द इक्वेशन विल बी देयर, 4 आपने फॉस्फोरस कर लिए, 12 क्लोरीन है तो 6 ऑफ Cl2 विल बी
treated with it. You can also prepare it by treating the phosphorus. White phosphorus को आप रिएक्ट करवा सकते हो with thionyl chloride. किससे रिएक्ट करवाना है आपको? thionyl chloride से. तो when it has been treated with the thionyl chloride, तो उस केस के अंदर भी ये क्या हो जाएगा? thionyl chloride से रिएक्ट करने पे भी आपका क्या बना देगा? It will give you PCl3 plus सल्फर डाइऑक्साइड प्लस S2Cl2. तो ये रिएक्शन भी कई बार आ चुकी है पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना इसके बारे में कि S2Cl2 बन रहा है यहाँ पे. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे ये जो होता है ना, इसमें सल्फर पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है और यहाँ पे कितने पे आ रहा है? +4 पे आ रहा है. तो अगर मैं चाहूँ तो इसको भी बैलेंसिंग द इक्वेशन की टर्म में हम बोल सकते हैं कि बैलेंस दिस इक्वेशन. तो वो भी चीज़ हम कर सकते थे. ठीक है बेटा. तो इस तरह की आपकी रिएक्शन यहाँ पे अकर होती है. डन. नाउ एक सेकंड में ये ऐड कर लेता हूँ. तो थायनाइल क्लोराइड से रिएक्शन थी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन रिएक्शन. अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा स्टडी करेंगे. तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड. ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है और बेटा इट गेट रेडिली हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. जैसे अगर आपने PCl3 है, अगर उसको रिएक्ट करवाया मॉइस्चर से, तो मॉइस्चर से तुरंत रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना विल प्रोड्यूस H3PO3 प्लस HCl गैस. ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि यहाँ पे हम अगर इसको रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल से, तो हम बोलते हैं PCl3 लिक्विड को अगर ओपन रख दोगे या PCl5 को भी ओपन रख देते हैं बेटा, दोनों रिएक्शन होती है. तो उस केस के अंदर उसमें से फ्यूम्स दिखाई देती है निकलती हुई, व्हाइट कलर की फ्यूम्स. तो वो व्हाइट कलर की फ्यूम्स एक्चुअली किसकी होती है बेटा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl की होती है. तो HCl गैसेस फॉर्म में बाहर, फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर निकलता है और उसकी वजह से वो क्या होता है, आपको व्हाइट कलर की फ्यूम्स वहाँ पे अपीयरेंस में आती है. क्लियर. इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद, मैं कह सकता हूँ इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल. मतलब जो भी ऐसे ग्रुप जिनके अंदर OH अटैचमेंट है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक दोनों में OH अटैचमेंट होती है कार्बन से, तो इस वजह से वो दोनों से रिएक्ट करता है और उनमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन को करवाता है, डिस्प्लेस करता है OH को बाय द क्लोरीन. तो इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा आपकी कि PCl3 व्हेन रिएक्ट विद द CH3COOH. ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है सभी ने. तो ये क्या बनाएगा? CH3COCl एसिड क्लोराइड ग्रुप प्लस में विल फॉर्म H3PO3. In case if you are treating PCl3 with the C2H5OH, एथेनॉल से रिएक्ट करवा रहे हो लाइक अल्कोहल से, तो उस केस में क्या बनता है? C2H5Cl प्लस में वही H3PO3 मीन्स जस्ट रिप्लेसमेंट हो रही है. याद कर लेना कि आपने PCl3 ही क्यों किया है. आप याद चाहते थे तो PBr3 भी ले सकते थे, लेकिन PBr3 बेटा बनता नहीं है आसानी से, थोड़े से अनस्टेबल होते हैं PBr3 Pi3. तो याद करो हमने इसके लिए क्या किया था कि कभी भी ये कंपाउंड चाहिए आपको तो उसको क्या करना पड़ता है? रिएक्शन करवानी पड़ती है विद द Br2 और द I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. जब आप उसको हीट करते हो तो वो इंटरमीडिएट में बनते हैं और उसको हम बोलते थे, याद हो, C2 बोला करते थे. That when the alcohol are treated in the presence of C2, so bromine in the presence of red phosphorus, it will produces the haloalkane. तो ये यहाँ पे ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है और ये रिएक्शन हम पढ़ते थे. आई होप सो कि रिएक्शंस आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी. टॉपिक हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी के लिए हमारा इतना ही. अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज बाकी टॉपिक हम कल करेंगे. Any doubt, any question?